Hello, my dear students. I hope you all are doing very well. So, here are the notes of chapter number 9, that is the amazing world of solutes, solvents, and solutions, which will be very helpful for you in the upcoming exams. Okay, so let's start with the very first definition, that is solute. So, the substance present in smaller amount in a solution means जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है एक गिवन सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर मतलब सॉलिड इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर मींस लिक्विड इन वाटर क्योंकि अल्कोहल लिक्विड है। एंड थर्ड इज गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो CO2 is a gas, so solute can be solid, liquid or gas. Okay, so second is solvent, the substance present in larger amount in solution. इसका मतलब जब सोल्यूशन में जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, सो अ लिक्विड, सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? अ लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस। सॉल्वेंट्स आर जनरली लिक्विड्स और ये दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म द सॉल्यूशन। क्लियर? अ होमोजीनियस, अब ये सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व करेंगे बीइंग डिसॉल्व प्लस सॉल्वेंट जो कि डिसॉल्विंग मीडियम होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट एज यू हैव स्टडीड लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट होता है और लार्ज अमाउंट वाले को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल इन एयर, जो एयर है आप सबको पता है लास्ट चैप्टर में हमने जस्ट स्टडी किया था कि एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, तो उसमें नाइट्रोजन इज 78%। अब 78% जो है वो ज्यादा अमाउंट है, सो इट इज अ सॉल्वेंट। ओके, एंड अदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर द सॉल्यूट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? सो ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, जो वाटर है बच्चों वो उसका नेचर पोलर होता है। पोलर का मतलब है जो वाटर है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यू ऑल नो। तो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो चार्जेस हैं इनकी वजह से वाटर को पोलर कंपाउंड बोलते हैं। और वाटर जो है इसके पोलर नेचर की वजह से इट कैन डिसॉल्व अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम टॉपिक पे स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। एक नई टर्म है आपके पास सैचुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिपूर्णता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इसको स्टडी करते हैं। तो सैचुरेशन का मतलब होता है बच्चे, सैचुरेशन इट इज द पॉइंट वेयर अ सॉल्वेंट, ध्यान से सुनना, ऐसा पॉइंट जहां पे सॉल्वेंट ने मैक्सिमम डिसॉल्व जो अमाउंट ऑफ पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब एक लिक्विड के अगर सैचुरेशन वाला पॉइंट आ गया, इसका मतलब वो जितने भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट वो सॉल्यूट का अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था उसने वो डिसॉल्व कर लिया है। ठीक है, उस टाइम पे उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट इसके टाइप्स है किस सैचुरेशन के बेसिस पे। फर्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है बेटा, मान लो आप एक ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, उसमें आपने 1 स्पून शुगर की ऐड कर दी, 2 स्पून ऐड कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी। तो जब तक आप उसमें शुगर और ऐड कर सकते हो तब तक जो आपका सोल्यूशन है शुगर और वाटर का उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। जब तक आप उसको डिसॉल्व करते जा रहे हैं और वो चीनी जो है उस पानी में घुलती जा रही है तब तक वो सोल्यूशन जो है दैट इज अनसैचुरेटेड। क्लियर? इन दिस द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। अब सेकंड आता है सैचुरेटेड। जब ऐसी लिमिट आ जाएगी बच्चे कि वो जो आप शुगर स्पून उसमें ऐड करोगे वो डिसॉल्व नहीं होगी, इंस्टेड वो बेस पे चुपचाप सेटल डाउन हो जाएगी, वो आपको क्लियरली दिखेगी कि अब ये चीनी जो है वो पानी में नहीं घुल रही। उस टाइम पे जो सोल्यूशन है शुगर और वाटर का दैट इज नोन एज सैचुरेटेड। मतलब जो वाटर है उसकी सैचुरेटेड लिमिट अब आ गई है, सैचुरेशन लिमिट उसकी आ गई है, अब वो उसके अंदर और ज्यादा जो शुगर है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते। कंडीशन इज दैट एट गिवन टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? एंड थर्ड वन इज सुपर नेचुरेटेड।
सॉरी सुपर सैचुरेटेड। तो ये इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जहां पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड से भी ज्यादा सोल्यूट इसमें प्रेजेंट होगा, और फाइनली क्रिस्टलाइजेशन आती है इस वाले सोल्यूशन में, मतलब वो क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टल बन जाते हैं उसके। अब हायर क्लासेस में या 10th स्टैंडर्ड में जब आप साइंस के एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, तब वहां पे आपको क्रिस्टल फॉर्मेशन जरूर से करवाएंगे। तो क्रिस्टल जो है वो बनते हैं किसमें, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी, मैं बिल्कुल नोट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स के ही बनाए हैं, कोई ज्यादा लेंथी नोट्स ये नहीं है। सो फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या आएगा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्यों लिखा वो जस्ट मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है। मतलब कितना अमाउंट सॉल्यूट का है एक गिवन सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होता है बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है। क्लियर। और उसके बाद है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी होता है बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी आया, सॉल्यूशन भी आया। और ये जो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है ना, इनको छोटी मोटी टर्म्स मत समझना। अगर किसी का साइंस में इंटरेस्ट है तो 11th 12th की केमिस्ट्री में ये आपको टर्म्स मिलेंगी, पोलैरिटी भी और मोलैलिटी भी, ठीक है। These are the ways to express concentration. Is that clear? Now come to the next topic, that is types of solutions on the basis of amount of solute in it. मतलब कितना अमाउंट है सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट का मतलब नाम से क्लियर है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन विद लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है या यू कैन से अमाउंट है, मात्रा है, वो कम होती है। जैसे आपने 2 चम्मच नमक लिया कितने में, 100 ml ऑफ वाटर में। क्लियर। दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट के बिल्कुल अपोजिट होता है बच्चों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है थिक, या हिंदी में इसको घना बोल दो, वो पतला हो गया, ये घना हो गया। तो अ सॉल्यूशन विद हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे। एग्जांपल क्या कर दो, सॉल्ट है उसके अमाउंट को बढ़ा दो और वाटर के अमाउंट को कम कर दो। 2 की जगह यहाँ पे आ गए 4 स्पून ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पे 100 ml की जगह वाटर की जगह कितना हो गया, 50 ml ऑफ वाटर। तो इट इज concentrated solution of water and salt. Clear? Then next term is मिसिबल लिक्विड्स। जब हम बात करेंगे ना, अब तक हमने सॉल्यूट था, लिक्विड जो था वो सॉल्वेंट था, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो लिक्विड्स है, मतलब दोनों ही, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो उसके केस में 2 न्यू टर्म्स है और इंपॉर्टेंट भी है। मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल का मतलब है जो बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जहां पे सिर्फ एक ही फेज हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, दैट आर मिसिबल लिक्विड्स। मींस लिक्विड्स दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाए उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल बता सकते हो, फटाफट सोचो। लेमन इन वाटर, हमें नहीं दिखता कहाँ लेमन कहाँ वाटर, तो वो मिसिबल लिक्विड्स हैं दोनों, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका विनेगर भी यू कैन गिव, सिरका जिसमें एसिटिक एसिड होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की जो है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मतलब क्या हुआ, मिसिबल से अपोजिट, लिक्विड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वन अनदर, जो एक दूसरे में नहीं घुलते। सबसे पहले हमारे एग्जाम माइंड में आता है ऑयल इन वाटर। क्लियर। एंड डू नॉट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर भी नहीं बनेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट मिक्सिंग कंप्लीटली इन वन अनदर। एग्जाम्पल क्या गया इसमें, ऑयल प्लस वाटर, यू कैन ऑल्सो गिव कैरोसिन इन वाटर, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, घुलनशीलता जिसको बोलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सके एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब कितना जो सॉल्वेंट है वो अपने अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट घोल सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको। सो नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, सारे मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए पिक करके लाई हूं। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उसकी जो घुलनशीलता है, उसका क्या इफेक्ट, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, टेम्परेचर का। तो हम अब सॉल्यूट हमारे पास 3 टाइप के थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑन
सॉल्युबिलिटी फॉर सॉलिड सोल्यूट, कि आपका जो सोल्यूट है मान लो वो सॉलिड है, जैसे शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट टेम्परेचर का पड़ेगा, तो यू विल सिंपली राइट सॉल्युबिलिटी जनरली मतलब मैक्सिमम केसेस में ये एप्लीकेबल होगा ये प्रिंसिपल, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये जो मैंने एरो का साइन अपवर्ड शो किया है, इट इज राइज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किसके लिए, फॉर सॉलिड सोल्यूट के लिए। क्यों, अब ऐसा होगा क्यों, यू शुड नो द रीजन, ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर मींस काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जब काइनेटिक एनर्जी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी, देन दे विल एबल टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉल्यूट, तब वो सॉल्यूट के स्ट्रक्चर को तोड़ने में उसको वो एनर्जी हेल्प करेगी और ज्यादा उसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है इफ सोल्यूट इज लिक्विड, अगर आपका सोल्यूट लिक्विड है, उसके लिए एक वेरिएबल प्रिंसिपल फॉलो होता है बच्चों। कुछ जो पेयर है लिक्विड इन लिक्विड के, दे बिकम मोर मिसिबल विद राइज इन टेम्परेचर, कुछ जो है वो दे बिकम लेस मिसिबल। तो ये डिपेंड करता है हीट डिस्टर्ब, जो हीट है वो डिस्टर्ब करती है वीक अट्रैक्शंस को, क्लियर। एंड थर्ड है अगर आपका सोल्यूट गैस है, ध्यान से सुनना, इससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपकी बुक में कवर होगा। अगर आपका सॉल्यूट जो वो गैस है, मतलब गैस इज डिसॉल्व इन वाटर जस्ट लाइक ओशियंस और अदर एक्वेटिक सोर्स, तो वहां पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैसियस पार्टिकल्स हैं या जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी और बढ़ेगी। वो तो पहले से ही फ्री घूमते हैं गैस वाले, उनको पकड़ के वाटर ने अगर अपने अंदर रखा हुआ है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उन गैस पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो फटाफट उस सोल्यूशन को छोड़ के भाग जाएंगे, ओके, दे एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन। अब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, या फिर मान लो जो ओशियन है या फिर कोई फ्रेश वाटर के सोर्सेज है, उनका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे एक्वेटिक लाइफ कैसे अफेक्ट होगी। अब एक्वेटिक लाइफ डिपेंड करती है ऑन द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर पे। अब वाटर पे जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो रूम टेम्परेचर पे तो उसका अमाउंट ठीक ठाक है, पर अगर टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, देन ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, जो कि डेंजरस होगी फॉर द लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। मतलब आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया, देन यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई मीन टू से दैट, क्लियर। Come to the next, that is why do objects float or sink in water। अब जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वाटर में क्यों डूबते हैं या तैरते हैं, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। So that are decided by a new term, that is density, क्लियर। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों घनत्व। तो डेंसिटी हमें बताती है कि कोई चीज कितनी हैवी है, कहां पे, अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इंडिकेट्स हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज फॉर इट्स साइज। तो इसकी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होगी। इट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स मास, ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट मास ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाई डेंसिटी का मतलब हुआ मींस मोर मास इन गिवन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसके जो यूनिट्स हैं बच्चों वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो सीजीएस सिस्टम है, जो आपका सेंटीमीटर वाला सिस्टम है, उसमें इसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या आ गया, क्यूबिक मीटर, और मास का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम, ओके। सो नाउ वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम। अब जिन चीजों की, अब आपको 3 चीजें समझनी है। लेस डेंसर ऑब्जेक्ट्स, जो पानी से कम डेंसिटी वाले हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, जो ज्यादा डेंसिटी वाले हैं वो उसमें डूब जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी वाटर के कंपेयर इक्वल होगी, बराबर होगी, they will not sink or not float, okay, they will remain suspended in water। वो वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे, वो ना डूबेंगे ना तैरेंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी बुक में है कि मास और वेट, और इसमें हम कंफ्यूज भी करते हैं क्योंकि जनरली हम दोनों को बोलते हैं सेम ही टर्म्स है, बट दे आर नॉट सेम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, मास जो है वो एक अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी मैटर में, ऑब्जेक्ट में कितना पदार्थ है उसको मास बोलते हैं। जबकि जो वेट होता है ना, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास होती है।
मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेट आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एंड वेट जो है वो एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, फॉर एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल है, एक पर्सन है, मान लीजिए उसका वेट 70 उसका मास नॉट वेट, उसका मास अगर 70 किलोग्राम है तो वो अर्थ पे, मून पे या स्पेस पे 70 किलोग्राम ही रहेगा क्योंकि वो मास है, जबकि जो उसका वेट है पर्सन का वो हो जाएगा 686 न्यूटन ऑन अर्थ और 140 न्यूटन ऑन मून, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो ग्रेविटी है वो कम होती है, इसलिए उसमें उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक वॉल्यूम। सो वॉल्यूम होता है बच्चों स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम होता है, और इसकी यूनिट्स हैं क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। कौन सा सिस्टम है? ऐसा सिस्टम है, और अदर यूनिट्स जो है वॉल्यूम के वो लीटर भी हैं और मिलीलीटर भी हैं। ठीक है, और इनके बीच में मैंने आपको रिलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्लियर? सो नेक्स्ट आता है आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये भी, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम फॉर लिक्विड्स। आप लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम को कैसे मेजर करोगे? सो यू विल यूज ऑफ मेजरिंग कप्स होते हैं, बीकर्स होते हैं, लैब में देखना ग्रेजुएटेड मतलब जिनके ऊपर प्रॉपर रीडिंग दी होती है, सिलेंडर्स होते हैं आपकी लैब में। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रीडिंग लेते हैं ना बच्चे, उसको बिल्कुल अपनी आईज के सामने लेवल पे रखना है, और जो उसके मनिस्कस है, बॉटम ऑफ मनिस्कस मतलब एक कर्व उसमें फॉर्म होएगी जब भी आप रीडिंग लेते हैं, तो आपको उस कर्व को देख के सामने उसकी जो भी रीडिंग आएगी इस टाइप में, उसको आपको, आपकी आईज बिल्कुल इसके लेवल पे होनी चाहिए, वो आपने रीडिंग कंसीडर करनी है उस वॉल्यूम को मेजर करते हुए। ठीक है, अब ये तो आ गया लिक्विड के केस में, तो आप ये चीजें कर लोगे। अब बात करते हैं हम, जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं, अब वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? या तो वो रेगुलर शेप के होंगे या फिर वो इरेगुलर के। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेगुलर शेप वालों की, तो उसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर क्यूब है, ठीक है, देन लेंथ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर सिलेंडर है तो वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर उसकी रेडियस होगी और एच हाइट होगी। ठीक है, और पिरामिड अगर आपके पास है रेगुलर शेप में, तो यू विल यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर? इस तरह से आप वॉल्यूम करेंगे कैलकुलेट, किसका? रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर इरेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, देन यू यूज अ स्पेशल मेथड विच इज नोन एज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसमें क्या करना है आपको? पहले तो आपको एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर जिसमें प्रॉपर रीडिंग दी होगी, वो आपने नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर किससे फिल करना है, मतलब जो वाटर का वॉल्यूम हो गया वो आपके पास एक रीडिंग आ गई, इनिशियल रीडिंग। अब आपने जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसका आपको वॉल्यूम मेजर करना है, उसको आपने वाटर में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद नेचुरली उसका लेवल जो होगा वाटर का वो इंक्रीज होगा, है ना, उसमें एक और चीज ऐड हो गई। तो अब आपने नए वाटर लेवल को मेजर कर लिया, और फाइनली आपने न्यू वाटर लेवल से माइनस कर देना ओल्ड वाले जो इनिशियल रीडिंग थी उस वाटर लेवल की उस कंटेनर के अंदर, और उससे आपका जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, सॉरी जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, हाँ, उसका वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाले टॉपिक्स हैं बच्चों, लेयर्स ऑफ अर्थ। आपकी बुक में एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम बना है, यू कैन चेक दैट। ओके, वहां पे आपको लेयर्स ऑफ अर्थ इसलिए शो करी हुई हैं, क्योंकि जो डेंसिटी है, द ऑथर वांट टू टेल यू दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ लेयर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे जो अर्थ की लेयर है उनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो इंक्रीज होती जाती है। तो टोटल अर्थ की 5 लेयर्स कौन कौन सी है? क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब आप जब चेक करेंगे तो मैंने ये डाउनवर्ड एरो लगाया हुआ यहाँ पे विच इज शोइंग यू कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्रस्ट जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की बच्चों, उसकी डेंसिटी है 2 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, 2.2 से लेके 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप ये वैल्यू आपको क्लियरली विजिबल होंगी ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब डेप्थ जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही डेंसिटी भी अर्थ की लेयर की बढ़ती जाएगी। जो इनर कोर है दैट इज हैविंग द मैक्सिमम डेंसिटी रेजिंग फ्रॉम 12.9 टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो नेक्स्ट जो ये लास्ट के टॉपिक्स हैं, लिसन वेरी केयरफुली, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तापमान का क्या इफेक्ट पड़ेगा घनत्व पे या डेंसिटी पे, तो इसको ध्यान से सुनना। डेंसिटी इंक्रीजेस विद कूलिंग। जब किसी चीज को हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो डेंसिटी बढ़ती है, जबकि डिक्रीजेस अपॉन हीटिंग। जब गर्म करेंगे
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। अब होता ऐसा क्यों है? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इनवर्सली का मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। अब होता क्या है कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो आपको अब तक ये लर्न हो गया कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है पार्टिकल्स की। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स की बढ़ रही है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होंगे। ठीक है, सो दे स्प्रेड अपार्ट दिस इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो घटेगी। ठीक है, सो जो हॉट एयर बलून है, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी पे। तो प्रेशर बेटा किसी भी चीज में जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसका याद रखना हमेशा, प्रेशर जो है अगर हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम के उल्टा डेंसिटी है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो राइज इन प्रेशर इंक्रीज द density because density is equal to mass upon volume and increase in pressure brings the particle closer। तो प्रेशर को अप्लाई करके पार्टिकल क्लोज आएंगे तो मतलब वॉल्यूम घटेगा। दैट्स व्हाई डेंसिटी विल इंक्रीज विद राइज इन प्रेशर। क्लियर? अब आपके लिए ना लास्ट में क्वेश्चन दे रही हूं मैं, इसका आंसर मुझे जरूर से बताना कि वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।